Hello, my dear aspirants. Myself Tanmay Shah, MTech Hydraulic and Water Resources Engineering from IIT KGP, and welcome to my YouTube channel, Crack Gate Engineering Service Examination and Other Examinations. This is my third YouTube video. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2021 में स्ट्रक्चरल एनालिसिस का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि आईआईटी बॉम्बे के सिलेबस के अनुसार गेट 2021 का क्या क्या सिलेबस है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। ये 6 चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस का। तो इस वीडियो में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स बाय फोर्स और एनर्जी मेथड। तो हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बुक्स क्या-क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बोला कि आर.सी. हिबलर और एस.एस. भाविकाटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक। और अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहोगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है एस. रामामूर्तम एंड आर. नारायणन में। और ये जो फोर्थ जो बुक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, मैट्रिक्स अप्रोच बाय पंडित एंड गुप्ता, ये बहुत ही अच्छी बुक है। खास करके आपका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी ये सब निकालने के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स ये सारे निकालने के लिए। तो अब पहले हम पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स बाय फोर्स और एनर्जी मेथड्स। अब फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और कंपैटिबिलिटी मेथड भी कहलाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्टैटिकली डिटरमिनेट हो या इनडिटरमिनेट हो, इसका डिफ्लेक्शन निकाले। तो पहला जो इस मेथड में आता है तो मोमेंट एरिया मेथड। इसको भी 2 थ्योरम है, फर्स्ट मोमेंट एरिया थ्योरम और सेकंड मोमेंट एरिया थ्योरम। तो इसका किसी भी थ्योरम का कुछ साइन कन्वेंशन रहता है। जैसे इस थ्योरम का साइन कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज स्लोप है आपका पॉजिटिव, क्लॉकवाइज स्लोप है नेगेटिव, सैगिंग मोमेंट हो गया आपका पॉजिटिव और होगिंग मोमेंट हो गया नेगेटिव। आप मान लीजिए एक ऐसा सेमी सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर एक जनरलाइज्ड लोडिंग है। तो इस जनरलाइज्ड लोडिंग के कारण इस बीम को डिफ्लेक्ट हुआ। जो डिफ्लेक्टेड शेप, इसको इलास्टिक कर्व कहलाता है। और इलास्टिक कर्व का आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो कर्वेचर हो गया इसका सेंटर का वो। अब इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन हुआ है। और हम ए और बी पॉइंट अगर दोनों हम कंसीडर करेंगे, और इस जनरलाइज्ड लोडिंग के लिए मान लीजिए ऐसा हुआ है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और उसका भी हम अगर हम ई आई से डिवाइड करेंगे तो एम बाई ई आई डायग्राम में हो जाएगा। ई मतलब आपका इलास्टिक मॉडुलस, और आई हो गया आपका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो है, अब हम देखेंगे फास्ट मोमेंट एरिया थ्योरम में क्या है। फास्ट मोमेंट एरिया थ्योरम में है कि अगर दोनों पॉइंट हम कंसीडर करें ए और बी, तो दोनों पॉइंट का रोटेशन का जो डिफरेंस होगा वो होगा इस दोनों पॉइंट का बीच एम बाई ई आई जो डायग्राम है उसका एरिया। दैट इज थीटा बी माइनस थीटा इक्वल टू एरिया ऑफ एम बाई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। अब देखते हैं हम सेकंड मोमेंट एरिया थ्योरम। सेकंड मोमेंट एरिया थ्योरम में क्या है कि अगर इस मोमेंट एरिया थ्योरम से हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो ये टी बी ए जो है बी से डायरेक्टली एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं। तो टी बी ए हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ए अपन बी, ए टू बी एक्स डी थीटा। तो इसका जो है एम बाई ई आई डायग्राम का जो आपका एरिया होता है उसका इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट, यही है आपका सेकंड मोमेंट एरिया। अब ये दोनों मोमेंट एरिया थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। ये दोस्तों हमको पता है कि ये पॉइंट लोड है जो सेंटर में एक्टिंग कर रहा है एक स्लिमली सपोर्टेड बीम का। इसका हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मेरा पिछले वीडियो में था। सिंपली सपोर्ट के पॉइंट लोड मिड पॉइंट में अगर ऐड करेंगे तो कैसा होगा, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका इलास्टिक कर्व हो गया ये, और उसका टीबीए ये हुआ। तो हम अगर सेकंड मोमेंट एरिया थ्योरम लगाएंगे तो ये निकलेगा हमका थीटा ए, देखिए थीटा ए इंटू एल। एल जो है बीम का लेंथ, अगर वही है आपका इतना ही रोटेशन हुआ है टीबीए का, थीटा थीटा ए इंटू एल। और टीबीए हम क्या जानते हैं, इस जो एम बाई आई डायग्राम है, इस एम बाई आई डायग्राम का मोमेंट इस बी पॉइंट के थ्रू। तो अगर हम मोमेंट लेंगे तो यही हो गया आपका
थीटा ए इंटू एल इक्वल टू हो गया इसका वैल्यू, और एल से हम डिवाइड करेंगे तो थीटा ए का वैल्यू निकल जाएगा। अब फास्ट मोमेंट से हम थीटा बी माइनस थीटा ए डेल्टा थीटा ए भी जानते हैं, तो देखिए वही डायग्राम मैंने फिर से ड्रॉ किया है, और थीटा बी इक्वल टू हो गया आपका थीटा ए कैलकुलेट हो चुका था, और दोनों का डिफरेंस हमें पता है, तो वो करके ये एंटी क्लॉकवाइज निकल गया। क्योंकि हमका नेगेटिव साइन ये आया क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव माने हैं और पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माने हैं। अब डिफ्लेक्शन हम सेकेंड मोमेंट एरिया थ्योरम से ए एंड सी दोनों पॉइंट के हम करेंगे। तो आप देखिए डेल्टा जो ये जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है और ये जो टी सी है, दोनों का समेशन है आपका थीटा ए इंटू एल बाई टू। अब थीटा का वैल्यू हमें पता है, और टी सी ए हम सेकेंड एरिया मोमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो थीटा सी आपका हो गया डब्ल्यू एल क्यू बाई 40 ATI डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ये जनरलाइज्ड फार्मूला है थीटा जे इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा पी जे, मतलब जिस डायरेक्शन में आप डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हो उसी डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसी फोर्स के थ्रू आपको डिफरेंशिएट कर दो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को, तो उसी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैंटिलीवर फॉर एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल लोड, ये तो हम जानते ही है। अगर किसी भी कैंटिलीवर को हम पी एक्सियल लोड उसमें एक्ट करेंगे तो पी डेल्टा कर्व ऐसा ही होगा, और हम क्लास 11 से पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी हो गया आपको हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन, और एक्सियल डिफ्लेक्शन है पी एल बाई ए, सो यू इक्वल टू पी स्क्वायर एल बाई 2 ए। अब देखिए, अब एक ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके ऊपर एक जनरलाइज्ड लोडिंग डाला हुआ है, यहाँ पे यूडीएल और यहाँ पे एक पॉइंट लोड, उसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा होगा, सैगिंग मोमेंट है, और उसका हम अभी स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि ऐसे बेंडिंग के लिए कितना हो रहा है। तो ये किसी भी अगर हम मेंबर का पार्ट लेंगे डीएक्स, तो उसमें डी यू कितना हो रहा है हाफ इंटू बेंडिंग मोमेंट इंटू डी थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2 आई, और टोटल स्ट्रेन एनर्जी पूरा बीम का हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा समेशन ऑफ 0 to L एम स्क्वायर बाई डी डी एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2 EI। अब स्ट्रेन एनर्जी ऑफ शेयरिंग फोर्स के लिए भी कितना स्टोर हो रहा है, ये आता है आपका यही फॉर्मूला से। दोस्त लोग आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ एम की जगह वी है, और ई आई की जगह जी एस है, शेयरिंग रिजिडिटी जी ए। और अगर यही चीज़ आपको ट्विस्टिंग मोमेंट उस मेंबर के ऊपर एक्टिंग करेगा तो वी के जगह में हो जाएगा आपका ट्विस्टिंग मोमेंट टी, और जी एस के जगह हो जाएगा जी जे टॉर्शनल रिजिडिटी। अब देखिए गेट 2013 में एक वाला प्रॉब्लम आया था जो आईआईटी मद्रास सेट किए थे, आईआईटी सॉरी आईआईटी बॉम्बे, और आईआईटी बॉम्बे भी इस बार भी गेट ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि ये जो इस तरीके का जो एक है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, इसका जो एपेक्स में ये डब्ल्यू लोड एक्ट कर रहा है, तो हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये हम स्ट्रेन एनर्जी से बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस डिस्टेंस में अगर थीटा रोटेशन बाद अगर डी थीटा ये उतना सारा 8 डी थीटा मेंबर को हम अगर कंसीडर करें, तो यहाँ का डिस्टेंस लोड से हो रहा है आपका 8 साइन थीटा, तो उनका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा माइनस डब्ल्यू आर साइन थीटा, माइनस के साइन क्योंकि यहाँ पे हॉगिंग मोमेंट आ रहा है। और हम डिफ्लेक्शन स्ट्रेन एनर्जी के थ्रू जो फॉर्मूला है डेल्टा ए इक्वल टू डेल यू बाई डेल डब्ल्यू, हमने पहले भी कहा था जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है उस लोड से आप पूरा डिफरेंशिएट कर दो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को, तो आपको उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब देखिए हमने जो इक्वेशन किए थे उस इक्वेशन में हमें पुट किए इंटीग्रेट किए, तो हमका रिजल्ट आ गया पाई बाई 4 डब्ल्यू आर क्यूब बाई ई आई। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका फंडा बहुत ही अच्छा है। जैसा कि अगर हम इस बॉडी का डिफ्लेक्शन चाहते हैं तो लोड एक्सटर्नल लोड जैसा कि एक्ट कर रहा है हमका P1 P2 P3, तो इसके कारण हमको इंटरनल स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो एक्सटर्नल
लोड का जो आपका वर्क डन है वही होगा आपका इंटरनल फॉर जो स्ट्रेस हुआ है उसका भी वर्क डन का इक्वेट होगा। ये एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन करके ये करते हैं। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल एप्लीकेशन है। अगर आपको मान लीजिए किसी भी जगह पे आपका लोड दिया नहीं है मगर उसी पॉइंट में आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे? पहले हम आप एक्सटर्नल फोर्स के लिए डिफ्लेक्शन निकालोगे मेंबर का। उसके बाद जिस जगह पे आपको इन डिफ्लेक्शन मांगा है वहाँ पे एक फिक्टिटियस फोर्स यूनिट लोड मतलब वन मैग्नीट्यूड का डाल दोगे। अब उसका फोर्स किसी भी मेंबर का फोर्स निकालोगे, उन दोनों के साथ आप एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। जैसे कि हम एप्लीकेशन टू पिन और जॉइंट एंड स्ट्रक्चर और ट्रस। पिन जॉइंट एंड स्ट्रक्चर को ट्रस कहलाता है और ट्रस होता है ऐसा ही स्ट्रक्चर जहाँ पे मिनिमम बेस एक ट्रायंगल होगा और यहाँ पे ये जो ट्रस है ये एक स्पेशल टाइप का ट्रस है जिसको पैट ट्रस कहलाता है। इसी ट्रस में देखिए आप P1 P2 P3 तीन लोड इस नोड पे एक्ट हो रहा है और हमको सी नोड में वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। यहाँ पे कोई लोड एक्चुअली आपका एक्ट नहीं कर रहा है, तो यही है आपका फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ यू मतलब सारे लोग हटा के आपको यूनिट लोड यहाँ पे डालना है। इसके लिए हर मेंबर में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है और इसी समेशन को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अभी हम एक प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। प्रॉब्लम करके हमको थोड़ा चीज़ और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है और दोस्त लोग आपको हमेशा हम बता देते हैं कि ट्रांस में का जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन स्टार्टिंग स्टेप होगा आपका पहले रिएक्शन निकालना। हम उतना डिटेल में किया नहीं, हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं कि पहले आप इन दोनों सपोर्ट को रिएक्शन निकालोगे, फिर एक एक पॉइंट पकड़ोगे। जैसे कि जहाँ पर आपका दो ही इक्वेशन है किसी भी पिन में आपका समेशन एफ एक्स जीरो समेशन एफ वाई जीरो, ये दो ही इक्वेशन आपको मिलता है 2D केस में। तो आप इस पॉइंट से आप ट्रांस एनालिसिस शुरू करोगे तो ये मेंबर का फोर्स आ गया, ये मेंबर का फोर्स आ गया, फिर आप ये मेंबर को पकड़ोगे कैलकुलेट करोगे, फिर ये मेंबर को पकड़ोगे कैलकुलेट करोगे, तो आपका सारे के सारे मेंबर का फोर्स आ जाएगा। अब देखो हमको निकालना है इसी पॉइंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का डिफ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक्चुअली तो कोई फोर्स है नहीं और जो एक्सटर्नल फोर्स था तो वो हमने हटा दिया। हॉरिजॉन्टल के लिए एक वन मैग्नीट्यूड का लोड हमने हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया। अब हमको देखना है एक्सटर्नल रिएक्शन निकालने के बाद किस नोड पे आपका पॉइंट लोड नहीं है। इस पॉइंट में नहीं है तो ये दोनों जीरो हो गया आपका मेंबर फोर्स। अब इसमें हम आएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये कैलकुलेट हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल के लिए भी उसी उसी कायदे में हमको ये करना है। एक्चुअली ये जो फोर्स है पूरा देखिए आप लोग यहाँ से पास हो रहा है। ये सब सीडी वाला मेंबर कॉम्प्रेसिव है और बाकी सारे मेंबर में फोर्स जीरो है। तो आप ये टेबल को बना लेना। ये यूनिट लोड के लिए जो हुआ है मैग्नीट्यूड और ये है आपका एक्चुअल लोडिंग के लिए जो मैग्नीट्यूड हुआ है, आपको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर एक समेशन समेशन करोगे और यहाँ पे ई आई कांस्टेंट है इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया पॉजिटिव आया है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आया है। मतलब जहाँ जिस डायरेक्शन में आप लोड लगाए थे आपका डिफ्लेक्शन में उसी डायरेक्शन में है। मतलब हॉरिजॉन्टली इधर डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होगा और वर्टिकल भी इसी डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए मैक्सवेल-बेटी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। रेसिप्रोकल थ्योरम में आप जानकारी के लिए है, गेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ईएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस आता है और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आता है। देखिए किसी भी ट्रस्ट के लोगे ए पॉइंट में आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो बी पॉइंट में आप अगर जिसी मैग्नीट्यूड का लोड दोगे तो ए पॉइंट में जो डिफ्लेक्शन आएगा वही डिफ्लेक्शन आएगा आपका बी पॉइंट में। अगर आप इस पॉइंट में वन पॉइंट लोड इसी मैग्नीट्यूड का पॉइंट लोड डालोगे मतलब पॉइंट लोड और डिफ्लेक्शन दोनों का मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ साइड करोगे तो एक ही होगा। यही है आपका जैसे मैक्सवेल बेटी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिफ्लेक्शंस।
अब हम अगर सिंपली सेपरेट बीम में भी देखें तो ये फोर्स का हम यहाँ पे लगाए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें, जो आएगा वही सेम डिफ्लेक्शन का अमाउंट यहाँ आएगा अगर सेम फोर्स को हम यहाँ पे लगाए। अब देखो, एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बाय एनर्जी मेथड। तो अगर आपको R1 R2 R3 करके Rn तक है आपका अप्लाई है फोर्स, तब डेल्टा जे डेल यू बाय डेल आर जे। अब सिर्फ एक्शियल फोर्स लगा हुआ है पिन जॉइंट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रस में, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट से आपका बीम्स और रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में ही हो सकता है, तो बेंडिंग मोमेंट आप लगा दो, पी की जगह एम हो जाएगा और बाकी सब एक है। अब देखो थ्री मोमेंट इक्वेशन, ये भी आपका इसके फोर्स मेथड में ही आता है, सबसे कम इम्पोर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। ये इसमें एक आध बार पूछ सकता है, मगर उतना पूछता नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम इसको भी लेस इम्पोर्टेंट दिए है। पर एक बार पढ़ लेते हैं। ये 1 2 3 ये तीनों पॉइंट है एक बीम के अंदर, जनरलाइज लोडिंग है M1 M2 M3 है, और इन दोनों मोमेंट अगर हम M1 M2 M3 मान लेते हैं और ये दो दो स्पैन हम अगर कंसिडर करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा करते हैं, तो थ्री मोमेंट इक्वेशन ये होता है। इस इक्वेशन में आपका बाकी सारे वैल्यू दिया जाएगा, आपको सिर्फ इसे एक वैल्यू कैलकुलेट करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमको बताओ कि कैसे आप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जनाओ। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।